नमस्कार साथियों, शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए अगली कड़ी देखते हैं संस्कृत विषय की। संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण की अगली कड़ी यानी दूसरी कड़ी है संधि। किस विषय में स्टडी करेंगे? अब संधि के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संधि के विषय में हम पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधान है इति संधि, यानी जोड़ना ही क्या है? संधि है। संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। क्या क्या? सम प्लस धी। धी शब्द में जो धातु है वो धातु है धा। कौन सी धातु है? धा धातु है। कौन सी धातु है? धा धातु। सम का मतलब सम्यक रूप से, यानी भली भांति। धी मतलब जोड़ना। इस प्रकार से संधि का शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार से जोड़ना, भली प्रकार से योग करना। तो आइए हम संस्कृत में संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संधि की देखते हैं परिभाषा। क्या देखते हैं? परिभाषा। किस पे चर्चा करेंगे? संधि की परिभाषा पर। संधि की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा गया है वर्ण संधानम, वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि। वर्णों का संधान, वर्णों का योग क्या है? संधि है। वर्ण संधानम संधि। वर्णों का योग क्या है? संधि है। पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के अनुसार संधि की क्या परिभाषा है वो हम पढ़ते हैं। उन्होंने बताया है पर है सन्निकर्ष है, निकर्ष है, पर है सन्निकर्ष है संहिता। पर है सन्निकर्ष है संहिता, यानी परस्पर सन्निकटता के कारण संहिता होती है, अर्थात योग होता है। परस्पर सन्निकटता के कारण वर्णों में जो योग आता है, वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इस प्रकार से सामान्य रूप में इस प्रकार इसकी व्याख्या की जा सकती है। द्वयो वर्णयो परस्परम मेलनम, परस्परम मेलनम भवति वा संधि रीति कथ्यते। परस्पर दो वर्णों के मेल को, या परस्पर दो वर्णों में मेल होता है, उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तत्संधि कथ्यते। तत्संधि कथ्यते। उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? संधि किसे कहते हैं? परस्पर दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। परस्पर दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, सामान्यतः हम पढ़ते आ रहे हैं छठी क्लास से, विद्याधन आलय है। विद्याधन आलय है। यहाँ पर देखिए
दो शब्द आए हैं, विद्या और दूसरा शब्द क्या है, आलय है। यहां पर देखिए अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, यानी अंतिम वर्ण यहां पर आ रहा है आ। क्या वर्ण आ रहा है, आ। और इसके आलय शब्द में प्रारंभ में कौन सा वर्ण आ रहा है, वो आ रहा है आ। क्या आ रहा है, आ। अब ये दोनों वर्ण जो हैं अधिक निकट हैं, अधिक निकटता के कारण से इन दोनों में विकार उत्पन्न होता है। और वो विकार क्या उत्पन्न हुआ, आ। क्या विकार हुआ, आ। तो इस प्रकार से इसकी संधि होगी, वो क्या होगी, विद्यालय है। क्या होगी, विद्यालय है। समझ में आ रहा है, विद्या प्लस आलय या विद्या धन आलय है, क्या होगा, विद्यालय है। तो ये जो पद बना है वो पद क्या कहलाएगा, संधि पद कहलाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ये पद क्या कहलाएगा, संधि पद कहलाएगा। अब बात करें संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो संधि विच्छेद के बारे में आपको बताते हैं। जब संधि पद को पृथक किया जाता है, क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेदम। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, यादा संधि पदम पृथक कृत्वा लिखत, पृथक कृत्वा लिखत तदा संधि विच्छेदः भवति। तब क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। जब संधि पद को पृथक करके लिखा जाता है तब संधि विच्छेद होता है। जैसे अभी पूर्व में हमने उदाहरण देखा था विद्यालय है, क्या देखा था, विद्यालय है। और संधि के नियम के अनुसार, संधि के नियम के अनुसार इसे हम पृथक करते हैं तो क्या बनता है, विद्या धन आलय है। क्या बनता है, विद्या धन आलय है। तो ये जो अलग अलग किया है, जो पृथक किया है नियमानुसार, संधि के नियम के अनुसार, तो इसको हम क्या कहेंगे, संधि विच्छेद कहेंगे। और ये जो हमने योग किया है इसको हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। समझ में आया आपको, संधि और संधि विच्छेद में अंतर क्या है। संधि तो किसे कहते हैं, परस्पर दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद किसे कहते हैं, जब नियमानुसार उस संधि पद को पृथक किया जाता है तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम संधि के भेद देखते हैं। संधयः भेदा, संधयः भेदा, संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। संधयः त्रयोः भेदा, त्रयोः भेदः भवति। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से हैं। पहला है अच संधि। अच संधि कौन सी संधि होती है, अच संधि, जिसको क्या कहा जाता है, स्वर संधि। क्या कहा जाता है, स्वर संधि। इसे हिंदी में कहते हैं स्वर संधि। और दूसरी है वो है हल संधि। हल संधि कौन सी संधि है, हल संधि। हल संधि को हिंदी में कहा जाता है व्यंजन संधि। कौन सी संधि कहा जाता है, व्यंजन संधि। और तीसरा है वो है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। इस प्रकार से
कितने भेद हुए? संधि के 3 भेद होते हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। आइए हम प्रत्येक पर अब चर्चा करते हैं। पहली लेते हैं अच संधि। कौन सी है? अच संधि। नंबर 1 अच संधि। अच का मतलब स्वर। ऐसे लेकर चै तक जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे स्वर हैं। उन स्वरों में जब मेल होता है, परस्पर मेल होता है, उससे जो उत्पन्न विकार है वो उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? अच संधि कहलाता है। परिभाषा यदि हम देखते हैं तो अच संधि की परिभाषा मिलती है परस्परम द्वयो स्वरयो, परस्परम द्वयो स्वरयो मेलनम तत् स्वर अच वा संधिरिति कथ्यते। परस्पर दो स्वरों का मेल होता है, परस्पर दो स्वरों का मेल होता है, वहां स्वर अथवा अच संधि होती है या कहते हैं। परस्पर दो स्वरों का मेल जहां होता है वहां पर स्वर संधि होती है। जैसे शश प्लस अंक है। यहां पर देखिए शश प्लस अंक है, दो शब्द हैं। यहां पर अंत में शश के अंत में क्या आया है? ए, और अंक के प्रारंभ में आया है ए, तो ये भी स्वर और ये भी स्वर। इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है आ। और यहां पर इसका संधि पद बनेगा शशांक है। शशांक है, क्या बनता है? शशांक है। तो यहां पर देखिए विकार क्या हुआ? स्वर हुआ, और मिले भी क्या? स्वर मिले। तो यहां पर कौन सी संधि होगी? अच संधि या स्वर संधि होगी। अब बात करते हैं अच संधि के भेद कौन कौन से हैं, उन भेदों पर चर्चा करते हैं। तो अच संधि के 7 भेद स्वीकार किए गए हैं। कितने भेद? 7 भेद माने गए हैं। किस संधि के? अच संधि के। अब अच संधि के वो 7 भेद कौन से हैं? अच संधयः भेदः। अच संधि के भेद। अच संधि के भेद कितने बताए हैं? 7 भेद बताए गए हैं। वो 7 भेद कौन कौन से होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। कौन सा है? गुण संधि। और तीसरा है यण संधि। चौथा है अयादि संधि। पांचवा है वृद्धि संधि। छठा है पूर्व रूप संधि। और 7वां है पररूप संधि। तो इस प्रकार से कितने भेद हुए साथियों? 7 भेद हो गए। कितने भेद? 7। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि,
चौथा अयादि संधि, पांचवा वृद्धि संधि, छठा पूर्व रूप संधि और सातवां है पर रूप संधि। अब 1 बाय 1 करके एक एक भेद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कौन सी संधि आई है स्वर में? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं, इसको सरलतया से हम समझते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ संधि या व्याकरण के कोई भी नियम बनते हैं पाणिनि के अनुसार, सूत्रों के माध्यम से उसे स्पष्ट किया गया है। तो हर संधि का अपना सूत्र होता है। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो है अकः सवर्णे दीर्घ है। अकः सवर्णे दीर्घ है। अकः सवर्णे दीर्घ है। किसका सूत्र है ये? दीर्घ संधि का सूत्र है। ये सूत्र कहता है, क्या कहता है? ये कहता है अक परेशात, अक परेशात, अक परेशात सवर्ण दीर्घ एकादेश है भवति। अक परेशात सवर्ण दीर्घ एकादेश है भवति। अक परे होने पर सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। अब बात करें अक जो प्रत्याहार है, इसमें क्या आया है? अक, अक प्रत्याहार। इस अक प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आते हैं? अब वो स्वर है इसमें ए, ई, उ, री और री। ए, ई, उ, री और री, ये अक प्रत्याहार में आते हैं। किस में आते हैं? अक प्रत्याहार में। ये जब परे हों, इन्हीं वर्णों के परे यही वर्ण आए, अक आए, तो वहां पर क्या होगा? सवर्ण दीर्घ एकादेश होगा। सवर्ण मतलब समान वर्ण, दीर्घ मतलब बड़ा, एकादेश दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब परिभाषा हम देखें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। परिभाषा, परिभाषा क्या बनती है इसकी? यदा ए, ई, उ, री, ए, ई, उ, री ह्रस्व दीर्घ है वा पश्चात ए, ई, उ, री ह्रस्व दीर्घ है वा, दीर्घ है वा आयाति तदा सवर्ण दीर्घ है एकादेश है भवति। ये परिभाषा क्या कहती है? यदि ए, ई, उ, री ह्रस्व दीर्घ है वा, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व तो ये होते हैं और दीर्घ इनके बड़े रूप, जैसे ए का आ, ई का ई, उ का उ, री का री, ये दीर्घ हो गए। इनके बाद, पश्चात मतलब बाद, ए, ई, उ, री ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आता है तब सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। अब इस परिभाषा से भी मान लीजिए मेरे जैसे नहीं समझ पाए, नहीं भी समझ पाए, तो एक सरल रूप में मैं आपको समझाता हूं। जैसे इसमें बताया गया है ए, आ,
इसके बाद क्या है, ए या आए, तो सवर्ण दीर्घ यानी ये समान वर्ण है तो वहां पर हो जाएगा आ। इसी प्रकार से ई या ई के बाद ई या ई आता है तो दीर्घ ई आदेश होगा। इसी प्रकार से उ या उ के बाद उ या उ आता है तो दीर्घ उ आदेश होगा। री या री के बाद री या री आता है तो दीर्घ एक आदेश होगा। अब देखिए यहाँ पर री में री छोटी है, इसके विपरीत है और इसमें डबल मात्रा लगी है। दीर्घ में डबल मात्रा है, इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, तो ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। अच्छी तरह से ध्यान रखना, री में किसी प्रकार की मिस्टेक मत करना। छोटी री उच्चारण में कम समय लगेगा, दीर्घ री में उच्चारण में ह्रस्व से डबल समय लगेगा। अब मान लीजिए इससे भी हमें समझ में नहीं आया, इससे भी नहीं समझ में आया तो फिर कैसे खोजें? तो जो उदाहरण दिया हुआ है उस उदाहरण में आपको कहीं ना कहीं ये मात्राएं मिलेंगी। कौन सी मात्राएं मिलेंगी? दीर्घ मात्राएं मिलेंगी। कौन सी मात्राएं मिलेंगी? दीर्घ मात्राएं मिलेंगी। वहीं से उसका हम टुकड़ा कर लें, उसी स्थान से जहां ये मात्राएं हैं उसी स्थान से टुकड़ा कर लें, पृथक कर लें। यदि दोनों टुकड़े किए हुए जो शब्द हैं उनका अर्थ निकलता है तो मान लीजिए आपकी संधि दीर्घ संधि है, और यदि अर्थ नहीं निकलता है तो निश्चित है वहां पर दीर्घ संधि नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस में तो इस प्रकार की आ की मात्रा मिलेगी, ई वाले में दीर्घ ई की मात्रा मिलेगी, उ वाले में दीर्घ उ की मात्रा मिलेगी, री वाले में दीर्घ री की मात्रा मिलेगी। वहां कन्फर्म हो जाइए कि वहां पर संभवतः कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। समझ में आपको? तीन तरीके से आपको मैंने परिभाषा क्लियर की है। ये सूत्र के अनुसार परिभाषा बनती है, अकपरेशात सवर्ण दीर्घ है एक आदेश है भवती। और इससे भी नहीं समझ में आया तो इससे समझ सकते हैं कि यदा ए ई उ री ऋस्व दीर्घ व पश्चात ए ई उ री ऋस्व दीर्घ व आयाति तदा सवर्ण दीर्घ है एक आदेश है भवती। इससे भी मान लीजिए नहीं समझ में आया तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ए आ के बाद ए आ आता है तो आ आदेश होगा, ई के बाद ई आता है तो ई आदेश होगा, उ के बाद में उ आता है तो उ आदेश होगा, री के बाद में री आता है तो दीर्घ री आदेश होगा। इससे भी नहीं समझ में आता है तो फिर मात्राओं से हम पकड़ कर सकते हैं कि यहां पर कौन सी संधि हो सकती है? दीर्घ संधि हो सकती है। आइए अब इसके उदाहरण देखते हैं। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि कोई भी संधि हम समझने से पहले उस संधि का हमें क्या याद करना पड़ता है? उसकी परिभाषा, उसका सूत्र हमें आना चाहिए, उसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से उदाहरणों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या क्या हैं, कैसे कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है, अपन देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले उदाहरण लिया दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि। यहां पर देखिए दैत्य य में कौन सा स्वर है? ए। यहां अरि, अरि के प्रारंभ में कौन सा स्वर आ रहा है? ए। क्या इन दोनों के बीच में कोई और स्वर या व्यंजन, कोई वर्ण है? नहीं है। इसका मतलब ये अधिक निकट हैं, ये स्वर अधिक निकट हैं। इस अधिक निकटता के कारण से इनमें एक विकार उत्पन्न हुआ, और वो विकार हमारे उस नियम के अनुसार क्या कहता है? यदि ए के बाद ए आता है तो दीर्घ एकादेश होता है। तो यहां पर दीर्घ क्या बनेगा? आ। इस आधार पर इन दोनों के स्थान पर इन दोनों को हटा देंगे और आ का इसमें
मिश्रण कर देंगे और ये बन जाएगा दैत्यारी। क्या बन जाएगा? दैत्यारी। यहां पर देखिए, अब इसमें देखिए, अब उदाहरण से ही हम उसकी परिभाषा को देखते हैं। यहां पर क्या है? आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब टुकड़ा यहीं से होगा। अब यहां से टुकड़ा करते हैं तो सबसे पहले ऐ लेंगे, आ थोड़ी ले सकते हैं। ऐ लेकर देखते हैं तो क्या बनता है? दैत्य। दैत्य का अर्थ निकलता है। और आगे अरि, इसमें से अरि का देखते हैं तो भी अर्थ निकलता है। इसका मतलब अर्थ देने वाला है। तो यहां पर सटीक है कि कौन सा होगा? दीर्घ संधि होगी। इसी प्रकार से अभी एक उदाहरण देखा था आपने, शश प्लस अंक है। शश प्लस अंक है। यहां पर देखिए ए आ रहा है, यहां ए, तो विकार क्या बनेगा? आ बनेगा। तो क्या शब्द बन जाएगा? शशांक है। शशांक है। क्या शब्द बनेगा? शशांक है। इसी प्रकार से अब आप बताएंगे, देखिए रत्न प्लस आकर है, इसका क्या बनेगा? संधि करेंगे तब रत्नाकर है। रत्नाकर है। क्या बनेगा? रत्नाकर है। इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं, जैसे महा प्लस आशय है। महा प्लस आशय है। यहां पर देखिए आ रहा है, यहां आ रहा है, दोनों में परस्पर सन्निकटता के कारण से विकार जो आता है वो आ होगा। तो क्या बनेगा? महाशय है। महाशय है। क्या शब्द बनेगा? महाशय है। इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं, जैसे अति प्लस इव। अति प्लस इव। अब यहां देखिए ई आया है, इसके प्रारंभ अंत में ई है और इसके प्रारंभ में ई है। दोनों की निकटता के कारण से सवर्ण दीर्घ एक आदेश होता है। तो दीर्घ क्या बनेगा? ई। अब इनको मिलाएं तो कैसे बनेगा? अतीव। क्या बनेगा? अतीव। इसी प्रकार से आप देखें, श्री प्लस ईश है। श्री प्लस ईश है। यहां पर देखिए कौन सी मात्रा है? दीर्घ ई। यहां पर भी दीर्घ ई। दोनों के परस्पर निकटता के कारण से विकार उत्पन्न होता है, वो भी दीर्घ ई होता है। तो क्या बनेगा? श्रीश है। श्रीश है। समझ में आया? इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं, जैसे परि प्लस ईक्षा। परि प्लस ईक्षा। यहां पर देखिए ई है, यहां ई है, तो दीर्घ ई आदेश होगा। तो क्या बनेगा? परीक्षा। क्या बनेगा? परीक्षा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लें तो जैसे भानु प्लस उदय है। भानु प्लस उदय है। यहां पर देखिए क्या आ रहा है? उ। यहां क्या है? उ। तो इसका सवर्ण दीर्घ एक आदेश क्या होगा? दीर्घ उ। तो यहां पर दीर्घ उ आदेश करने पर क्या बनेगा? भानुदय है। क्या बनेगा? भानुदय है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं, लघु प्लस ऊर्मी। लघु प्लस ऊर्मी। यहां पर उ, यहां उ, दोनों का सवर्ण दीर्घ एक आदेश करेंगे तो दीर्घ उ हो जाएगा और यह बन जाएगा लघूर्मी। क्या बनेगा? लघूर्मी। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं, जैसे लघु प्लस उत्तर है। लघु प्लस उत्तर है। यहां उ, यहां उ, दीर्घ उ आदेश हो जाएगा और यह बन जाएगा लघुत्तर है। क्या बनेगा? लघुत्तर है। इसी प्रकार से हम देखते हैं, मात्र प्लस ऋणम। मात्र प्लस ऋणम। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है? री। यहां री और री री मिलने से क्या बनेगा? दीर्घ री। यानी यहां पर आया है
री, यहां भी क्या आया है री, तो दीर्घ री आदेश हो जाएगा। दीर्घ इस प्रकार से बनता है। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, मातृणम, क्या बनेगा, मातृणम। इसी प्रकार से पितृ, पितृ प्लस ऋणम क्या बनेगा, पितृणम, पितृणम। अब देखिए इन सब में आपने देखा होगा, इसमें आ है, इसमें आ, इसमें आ, इसमें आ, यहाँ दीर्घ ई, यहाँ दीर्घ ई, यहाँ दीर्घ ई, यहाँ दीर्घ उ, यहाँ दीर्घ उ, यहाँ दीर्घ उ, यहाँ दीर्घ री, यहाँ दीर्घ री। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले में आपको बताया था कि ये मात्राएं मिले तो वहां पर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि के बारे में बच्चों समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। निरंतर बने रहने के लिए एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि समय समय पर आपको उत्तम से उत्तम अध्यापकों के द्वारा समय समय पर आपको वीडियो उपलब्ध हो सके, आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। इसका विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद, धन्यवाद।